नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि निचले अंगों की दिव्यांगता से प्रभावित वकील की आय पर पड़ सकता है असर। उबर से वैव और उबर असिस्ट सेवा बहाल करने की मांग में हो जाए शामिल। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में प्रमाण पत्र बनवाने गए दिव्यांगों का हंगामा, धक्का मुक्की। सुनेंगे एनएफबी जॉब अलर्ट। राजस्थान रॉयल्स और डीसीसीआई राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगता T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करेंगे। विकलांग आवास योजना के 89 लाभार्थियों को मिले आवास के कागज। चीनी विकलांग व्यक्ति महासंघ की 8वीं राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित। गुरुग्राम में विकलांग की ईंटों से कुचलकर की गई हत्या। घूमर की सफलता के बाद सयामी खेर विकलांगता कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र UN से जुड़ी। यूपी आवास विभाग कह रहा है विकलांग व्यक्तियों के साथ अपार्टमेंट की जानकारी साझा करना है अनिवार्य। डीलर से राशन की मांग करने पर विकलांग युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजे के दावों को आपराधिक मामलों की तरह साबित करने की जरूरत नहीं। विकलांग छात्रों को स्कूली कार्यक्रमों से रखा जाता है बाहर, अगले शिक्षा सुधारों से बदलाव की उम्मीद। फास्ट 5 में सुनेंगे मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर दे। डीएम ने कहा 629 दिव्यांग व आपदा प्रभावितों को उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिलेगा आवास। धोखे से दिव्यांग लड़का लड़की की कराई गई शादी। 16 साल से बच्चे की चाहत में भटक रहे दिव्यांग दंपत्ति बने माँ बाप, हॉस्पिटल में मना जश्न। रोडवेज बस में फर्जी दिव्यांग यात्रा पास लेकर अब सफर होगा कठिन। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages
with Mr. Sudhish P as a partner and Miss Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरी कुबेर और आज हम एक बार फिर से हाजिर है आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, आज की शो की हेडलाइंस तो आप सुन ही चुके होंगे, तो फिर आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर आती है कर्नाटक हाई कोर्ट के एक मुकदमे में दिए गए फैसले से। इस फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि शरीर के निचले अंग की दिव्यांगता से प्रभावित वकील के अदालतों के बीच आवाजाही करने से दोस्तों इस केस में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा वकील को दिया जाने वाला मुआवजा भी बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि शरीर के निचले अंग की दिव्यांगता निश्चित रूप से क्लाइंट की कुशलतापूर्वक मदद करने और अदालतों के बीच तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की उनकी क्षमता में बाधा डाल सकती है, जिससे वकील की आय और पेशेवर जिम्मेदारियों पर असर पड़ सकता है। जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस उमेश एम आडिगा की खंडपीठ ने 66 वर्षीय वकील द्वारा दायर की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली और मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 21,78,350 रुपए कर दिया। हालांकि ट्रिब्यूनल ने उन्हें मुआवजे के रूप में 15,78,000 रुपए दिए थे। खंडपीठ ने कहा कि दावेदार वकील है, उनके साक्ष्य के अनुसार वो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। अपने क्लाइंट के मामले की सुनवाई के लिए उन्हें अलग अलग अदालतों में जाना पड़ता है। चलने में कठिनाई के कारण वो विभिन्न न्यायालयों में उपस्थित होने के लिए तेजी से नहीं चल सकती। उनकी चलने फिरने में कठिनाइयों को देखते हुए क्लाइंट उनकी सेवा बंद करने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे उनकी कमाई पर असर हो सकता है। वो अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से और कुशलता से निर्वहन करेगी। दावेदार के शरीर के निचले अंग की दिव्यांगता निश्चित रूप से विभिन्न कोर्ट के रूप में उपस्थित होने में उनकी गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा सुविधाओं के नुकसान मद के तहत दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, अगली खबर है उबर से। 2017 में उबर ने सुलभ और समावेशी परिवहन प्रदान करने के लिए 2 सेवाएं माने कि उबर एक्सिस और उबर असिस्ट की शुरुआत की थी। उबर असिस्ट सेवा उन अन्य यात्रियों के लिए थी जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित ड्राइवरों से सहायता चाहते हैं। 500 से भी अधिक वाहन, जिनमें अधिकतर उबर प्रीमियम सेडान थे, उबर असिस्ट का अनुरोध करने वालों के लिए आरक्षित किए गए थे। ये सेवा बुजुर्गों, अल्पकालिक विकलांगता वाले लोगों के साथ साथ दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक साबित हुई। उबर एक्सेस सेवाओं के माध्यम से भारत में पहली बार बेंगलुरु में वैव या WAV या व्हील चेयर एक्सेसिबल वाहन सेवा का अनुरोध कर सकते थे। इस ऑन डिमांड कैब सेवा का उद्देश्य विकलांग लोगों, विशेषकर व्हील चेयर का उपयोग करने वालों के लिए स्वतंत्र आवागमन की सुविधा प्रदान करना था और इन वाहनों में आपात स्थिति के लिए एक अतिरिक्त व्हील चेयर या मेडिकल किट भी मौजूद थी। इन दोनों सेवाओं ने उन लोगों को गतिशीलता प्रदान की, स्वतंत्रता प्रदान की, जिन्हें अन्यथा महंगी और असमान रूप से उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाना पड़ता था या अपने आवागमन के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों जानते हैं कि एग्जैक्टली मामला क्या है।
जबकि 2022 तक उबर एक्सेस पर क्लिक करने का विकल्प दिया जा रहा था, लेकिन वहां कभी भी कोई वाहन उपलब्ध नहीं मिल पाता था और तब से ये सेवा बंद कर दी गई है। विजय NM कर्नाटक व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक है, जो उबर एक्सेस सक्रिय होने पर सप्ताह में एक बार अपना घर छोड़ पाते थे, लेकिन अब वो महीने में केवल एक बार निकल पाते हैं। इसका मुख्य कारण वर्तमान में उपलब्ध वैव की उच्च कीमत है, जिसकी लागत उबर एक्सेस से अगर कंपेयर की जाए तो लगभग 4 गुना ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 2020 के बीच उबर एक्सेस और उबर असिस्ट सेवाओं के माध्यम से 33,07,700 से भी ज्यादा यात्राएं बुक की गई थी। इतनी अधिक संख्या समावेशी और सुलभ सेवाओं की आवश्यकता का संकेत है। तो उबर से अनुरोध किया जा रहा है कि इसे फिर से सुचारू कर दिया जाए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप वास्तव में सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो सभी के लिए पहुंच की मांग करना भी जरूरी है। तो आप भी याचिका पर हस्ताक्षर करके उबर से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऑन डिमांड कैब सेवा सुलभ बनाने के लिए वैव और उबर असिस्ट सेवा को बहाल करने की मांग में पिटीशन के साथ जुड़ सकते हैं। ये पिटीशन आपको पढ़ने मिल जाएगी झटका.org पर, या आप इसे लिंक्डइन पर भी ढूंढ सकते हैं उबर असिस्ट या उबर एक्सेस शब्दों के माध्यम से। दोस्तों, अब ये खबर है उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद से। सीएमओ कार्यालय में सोमवार को आयोजित दिव्यांग बोर्ड में डॉक्टर 2.5 घंटा देरी से पहुंचे। इस वजह से इंतजार कर रहे दिव्यांगों में पहले परीक्षण कराने को लेकर जमकर धक्का मुक्की और हंगामा हो गया। 3 सोमवार से मायूस लौट रहे दिव्यांगों का डॉक्टर ने परीक्षण किया। जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने वाला बोर्ड भी धीमी गति से चलता है। सीएमओ कार्यालय में प्रत्येक सोमवार को दिव्यांग बोर्ड में करीब 2 वर्षों से ENT सर्जन नहीं है। पिछले 3 सोमवार से हड्डी रोग विशेषज्ञ भी न आने से दिव्यांग लोग मायूस होकर लौट रहे थे। इससे दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सुबह से ही सीएमओ कार्यालय में निःशक्तों की भीड़ लग गई। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा सक्सेना ने समय से पहले पहुंचकर आंख से संबंधित 14 दिव्यांगों का परीक्षण कर रिपोर्ट लगाई, जबकि 10 दिव्यांगों को परीक्षण के लिए लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। दोपहर में करीब 200 से अधिक दिव्यांगों की भीड़ लग गई थी। इस बीच 12:40 पर ऑर्थो सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत वर्मा दिव्यांग बोर्ड पहुंचे, लेकिन पहले परीक्षण कराने के लिए दिव्यांगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कक्ष में पहले घुसने को लेकर जमकर धक्का मुक्की हुई। अव्यवस्था देखकर स्वास्थ्य कर्मियों ने गेट बंद कर लिया। इससे दिव्यांग हंगामा करने लगे। हालांकि डॉक्टर ने धीरे धीरे सभी दिव्यांगों को बुलाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रिपोर्ट लगाई। इससे पहले दिव्यांगों को झूठा आश्वासन देकर बरगला रहे दलालों को कर्मचारियों ने फटकार लगाकर भगा दिया। फिर दिव्यांगों के आवेदन पत्र जमा किए गए और डॉक्टर ऋषिकांत वर्मा ने बताया कि लोहिया अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखने के लिए राउंड लगाने के बाद वो दिव्यांग बोर्ड गए थे। इसी वजह से वे विलंब से पहुंचे। उन्होंने करीब 200 से अधिक दिव्यांगों का परीक्षण कर रिपोर्ट लगाई। ENT सर्जन से संबंधित दिव्यांगों को परीक्षण के लिए कानपुर रेफर कर दिया। दोस्तों, अब बारी हो चुकी है आज का जॉब अलर्ट सुनने की। नाबार्ड ने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 2 रिक्तियां आरक्षित की है। इनमें पूरे भारत में 150 सहायक प्रबंधकों की भर्ती की जानी है। आवेदन करने हेतु लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 23 सितंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप जाएं www.nabard.rog/CAREER पर। याद रहे, आप विजिट करें www.nabard.rog/career पर। दोस्तों, खबर है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक उदयपुर राजस्थान में तीसरी राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगता T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए दिव्यांग क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी DCCI के साथ अपने सहयोग के विस्तार की बुधवार को घोषणा की है। टूर्नामेंट का ये आयोजन गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन
नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 400 से भी अधिक प्रतिभाशाली दिव्यांग क्रिकेटरों की भागीदारी के साथ शारीरिक रूप से विकलांग क्रिकेटरों के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने का इतिहास रचने के लिए तैयार है, जिसमें पूरे भारत से 24 राज्य शारीरिक रूप से विकलांग क्रिकेट टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 24 राज्य टीमों को 6-6 टीमों के 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा। हर एक समूह से टेबल टॉपर्स सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और परिणामी विजेताओं का फाइनल में मुकाबला किया जाएगा। टीमों को नकद पुरस्कार प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा। अंततः विजेता टीम को उनकी सफलता के लिए प्रतिष्ठित रोलिंग ट्रॉफी भी दी जाएगी। 11 दिनों में कुल 63 मैचेस खेले जाएंगे और ये सभी मैचेस उदयपुर के सुरम्य शहर में 4 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। फील्ड क्लब क्रिकेट ग्राउंड, MBA क्रिकेट ग्राउंड, BN यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड और NSS क्रिकेट ग्राउंड। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक लश मैक्रम ने कहा है कि भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद को हमारा निरंतर समर्थन उसी दिशा में एक और कदम है। पिछले साल आयोजित व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप में हमारे योगदान के प्रभाव को देखना आश्चर्यजनक था। हम ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिव्यांग समुदाय के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रखना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि IPL फ्रेंचाइजी और दिव्यांग क्रिकेट की शीर्ष संस्था ने पिछले साल तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए हाथ मिलाया था, जो उसी शहर में 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी। दोस्तों, खबर है यूपी के चंदौली से। चंदौली जिले के चहनिया स्थित खंड विकास कार्यालय सभागार में ब्लॉक प्रमुख अरुण कुमार जायसवाल व खंड विकास अधिकारी दिव्या ओझा ने विकलांग आवास योजना के 89 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंप दिए हैं। दोस्तों, ये आवास स्वीकृति पत्र मिलते ही लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इसी दौरान ब्लॉक प्रमुख अरुण कुमार जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार सबका साथ सबके विकास के साथ कार्य कर रही है। सरकार की मात्र एक ही कोशिश है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। आज विकलांग लाभार्थियों का पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है। खंड विकास अधिकारी दिव्या ओझा ने कहा कि आवास का धन सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। वहीं मौजूदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गांव में जाकर धात्री गर्भवती महिलाओं व बच्चों को समय समय पर विटामिन की गोलियां, फल, पोषाहार व शिक्षा देने के निर्देश दिए गए। साथ ही जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनसे अवगत कराने का मशवरा भी दिया गया, जिससे उस समस्या का निस्तारण किया जाए। दोस्तों, खबर है चीन के बीजिंग से। चीनी विकलांग व्यक्ति महासंघ की 8वीं राष्ट्रीय कांग्रेस 18 सितंबर को पेइचिंग में उद्घाटित की गई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत नेता उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। पूरे देश के 600 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने 8 करोड़ 50 लाख विकलांग व्यक्तियों की ओर से समारोह में भाग लिया। चीनी उप प्रधानमंत्री तिंग शुएशियांग ने CPC की केंद्रीय कमेटी और राज्य परिषद की ओर से भाषण देते हुए सम्मेलन के आयोजन की बधाई दी और व्यापक विकलांग व्यक्तियों और उनके परिजनों को संवेदना दी। तिंग शुएशियांग ने कहा कि पिछले 10 साल में चीन के विकलांग कार्य में तमाम उपलब्धियां हासिल हुई हैं। व्यापक विकलांग व्यक्तियों ने बड़ी मेहनत से अपने सपनों को साकार किया और निरंतर आत्म सुधार की भावना दिखाई। उन्होंने आगे कहा कि CPC की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक गारंटी व्यवस्था और देखभाल प्रणाली सुधारने और विकलांगता कार्य को विकास करने और बढ़ाने के लिए स्पष्ट मांग रखी गई है। विभिन्न स्तरीय विभागों को संजीदगी से जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि चीनी शैली का आधुनिकीकरण बढ़ाने में विकलांग व्यक्तियों का जीवन और सुखमय तैयार हो सके। फ्रेंड्स, हरियाणा के गुरुग्राम स्थित बसई रोड पर विकलांग की ईंटों से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। बुधवार को सुबह विकलांग व्यक्ति का शव मिलने से यहां पर हड़कंप मच गया था। दोस्तों, ये विकलांग व्यक्ति अपनी व्हील चेयर पर इसी इलाके में घूमता रहता था और भीख मांगता था।
उसकी हत्या की सूचना मिलते ही गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और सीन ऑफ द क्राइम टीम ने साक्ष्यों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मौके पर गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे एसपी नवीन की माने तो 45 साल का सीनू फरीदाबाद का रहने वाला था। काफी समय से वो गुरुग्राम के बसई रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। एसपी की माने तो सीनू को ईंटों से कुचलकर मार दिया गया। सीनू के चाचा को इस पूरे मामले की सूचना अब दे दी गई है। वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, सयामी खेर जो सिनेमा में अपनी प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं, विकलांग लोगों के समावेश के आंदोलन में अपनी आवाज देने के लिए आगे बढ़ी है। उनकी हालिया फिल्म घूमर से प्रेरणा लेते हुए, जिसमें उन्होंने एक शारीरिक रूप से विकलांग क्रिकेटर का किरदार निभाया था, सयामी आगे जीरो प्रोजेक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में एक प्रतिष्ठित दर्शकों को संबोधित करने के लिए तैयार है, जो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। दिल्ली में आयोजित होने वाला ये सम्मेलन भारत और दुनिया भर के प्रतिष्ठित स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी निर्माताओं, इन्फ्लुएंसर्स और विकलांगता अधिकारों के चैंपियनों को एक साथ लाने वाला एक गतिशील मंच है। आकर्षक पैनल चर्चाओं, इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स और ज्ञान साझाकरण सेशन की एक सीरीज के माध्यम से ये कार्यक्रम नए विचारों को जगाने और रणनीतिक गठबंधन बनाने तथा अधिक समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में योग्य समाधानों को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दिल्ली में अपने संबोधन के बाद सयामी खेर अगले साल की शुरुआत में वियन्ना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाएंगी। विकलांगता समावेशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जीरो प्रोजेक्ट के मूल्यों और मिशन के साथ गहराई से मेल खाती है, जो वैश्विक स्तर पर विकलांग लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित एक पहल है। घूमर में शारीरिक रूप से विकलांग क्रिकेटर के किरदार को निभाने वाली सयामी ने न केवल आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की है, बल्कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और समावेशन के लिए गहरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी जगाई है।
इस आंदोलन में उनकी भागीदारी दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित और सशक्त बनाने के लिए तैयार है। इस बारे में सयामी ने कहा है कि घूमर कई मायनों में मेरे लिए एक बहुत ही परिवर्तनकारी फिल्म रही है। मैंने पैरा एथलीटों के साथ बहुत समय बिताया और कड़ी मेहनत के बहुत सारे सबक सीखे। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, लेकिन समय की ये मांग है कि हर तरह से उनका समावेशन किया जाए। हमें जीरो बाधाओं वाली दुनिया में रहने की जरूरत है। दिल्ली में और बाद में वियना में मैं संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, बात करें उत्तर प्रदेश आवास विभाग की, तो यहाँ पर सभी अपार्टमेंट्स और आवासीय सोसाइटियों के लिए ये सुनिश्चित करना अनिवार्य किया जा रहा है कि निवासियों के साथ साझा की जाने वाली सार्वजनिक जानकारी विकलांग व्यक्तियों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो। ये कदम इस संबंध में केंद्र के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करता है। विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य भर के आवास विकास प्राधिकरण नोटिस पर सार्वजनिक जानकारी डालते समय आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी अपार्टमेंट मालिकों के संघों और आवासीय कल्याण समितियों को दिशा निर्देशों का एक सेट प्रसारित करेंगे। बोर्ड और सामग्री को उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो विकलांगता से पीड़ित है। जानकारी को स्मार्टफोन या ईमेल पर सोसाइटी के निवासियों के साथ मल्टीमीडिया प्रारूप में भी साझा किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो सभी निवासियों तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। उपायों को 3 महीनों के अवधि के भीतर लागू करना होगा और उन पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा जो ये कार्य करने में विफल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बोली जाने वाली सामग्री वॉइस ओवर ऑडियो विवरण का उपयोग कार्यालयों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां ऐसी जानकारी प्रदर्शित की जाती है। समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये कदम आवश्यक है। जन कल्याण समिति संगठन के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने कहा कि उन्हें लगता है कि ऑडियो विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बिना अधिक लागत खर्च किए उद्देश्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र गांव तसई में एक विकलांग के साथ राशन डीलर द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घायल व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। गांव के सरपंच मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि मृतक समुद्र सिंह निवासी गांव तसई का रहने वाला था। वो विकलांग था और उसे सरकार द्वारा खाद्य सामग्री मिलती थी। वो ग्राम तसई में राशन डीलर मीना देवी के यहाँ राशन लेने गया था। इसी दौरान कहासुनी हो गई, जिसके बाद डीलर का काम देखने वाला उनका भतीजा गौरव सिंह ने समुद्र सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी। इलाज के दौरान विकलांग व्यक्ति की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण है। दोस्तों, आइए आपको फिर एक बार ले चलते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट ने कही हुई एक बात की तरफ। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजे के लिए जो दावे चलते हैं, इन मामलों को आपराधिक मुकदमे की तरह साबित किए जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। अदालत ने हाल ही में कहा है कि ये सर्वविदित है कि मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपराधिक मुकदमे में ऐसा करना आवश्यक होता है। अदालत को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक दुर्घटना पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे को चुनौती देने वाली एक बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कर्नाटक कोर्ट ने ये बात कही है। न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति राजेश राय की खंडपीठ 2 अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। एक बजाज अलायंस इंश्योरेंस द्वारा की गई थी और दूसरी दिवाकर एमआर के माता पिता चिक्का थायम्मा और रामेगौड़ा द्वारा दायर की गई थी। दोस्तों, ये खबर आती है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय स्कूल सुधार समझौता लगभग हर 5 साल में नवीनीकृत किया जाता है।
ये वो मुख्य तरीका है जिससे संघीय सरकार ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों को चलाने के तरीकों में बदलाव ला सकती है। वर्तमान सुधार समझौता दिसंबर 2024 में समाप्त हो रहा है और नया विकसित होना शुरू हो गया है। प्रारंभिक प्राथमिकताओं में से एक है सभी छात्रों के लिए परिणामों में सुधार करना, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पिछड़ने का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। विकलांगता रिपोर्ट वाले एक सर्वेक्षण में शामिल 70% छात्रों को स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों या गतिविधियों से बाहर रखा गया है। NDIS समीक्षा के साथ साथ अगले स्कूल सुधार समझौते को लेकर चल रही चर्चा विकलांगता वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा और समर्थन देने का एक वास्तविक अवसर प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय विद्यालय सुधार समझौता क्या है? राष्ट्रीय स्कूल सुधार समझौता संघीय और राष्ट्रीय सरकारों के बीच एक संयुक्त समझौता है जिसका उद्देश्य स्कूलों में छात्र परिणामों में सुधार करना है। ये वित्त पोषण व्यवस्था से भी संबंधित है। अब इसके अगले सुधार समझौते में स्कूल में विकलांग छात्रों के समर्थन और उनके शिक्षकों के विकास और प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट वित्त पोषण की आवश्यकताएं दिखाई गई है। छात्रों की प्रगति पर उचित रूप से रिपोर्ट करने की प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता इसमें जताई गई है। इसका मतलब ये है कि प्रगति को केवल विकास के स्तर की बजाय व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत सीखने की योजनाओं को शामिल करते हुए मापा जाए। अच्छी तरह से वित्त पोषित समावेशी शिक्षा एक मानव का अधिकार है और सभी युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उनके भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं इस हफ्ते की फास्ट 5 खबरें। मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर दे, DM ने कहा। दोस्तों, बिहार के भागलपुर के DM बुधवार को मानिकपुर के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय मलिकपुर मैदान में सुब्रत कुमार सेन। इस मौके पर DM ने कहा कि धार्मिक जीखो पोखर का कायाकल्प किया जाएगा। वे खुद देखने आएंगे। मालूम हो, इस पोखर की मान्यता है कि यहाँ माघी पूर्णिया या अन्य दिन भी स्नान करने से निस्संतान दंपति को संतान प्राप्त होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिव्यांग जनों को प्राथमिकता के आधार पर देने के निर्देश दिए गए हैं। राहत 629 दिव्यांग व आपदा प्रभावितों को मिला आवास। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहली बार 629 दिव्यांग व आपदा प्रभावित लोगों को आवास की सौगात मंगलवार को दी गई। लखनऊ से डिप्टी CM के क्लिक करते ही सभी लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त जारी की गई। विकास भवन से लेकर सभी ब्लॉकों में लाइव प्रसारण भी किया गया। सत्यापन न होने की वजह से 341 लाभार्थियों को आवास नहीं मिल पाया, लेकिन उन्हें जल्द ही आवास दिया जाएगा। धोखे से दिव्यांग लड़का लड़की की कराई गई शादी। दोस्तों, यह खबर है बिहार के मधुबनी से। यहाँ पर मनोहरपुर गांव में दिव्यांग लड़का व लड़की की धोखे से शादी कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित लड़की की मां के द्वारा दायर कराई गई रिपोर्ट के परिवाद के आधार पर हरलाखी थाने में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपितों पर लड़की की मां को लड़के के संबंध में झूठी जानकारी देकर छल से शादी कराने का आरोप है। शादी के कुछ दिनों बाद ये बात सामने आई और थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। 16 साल से बच्चे की चाहत में भटक रहे थे दिव्यांग दंपति बने माँ बाप। बिहार की राजधानी पटना के आस्था लोक हॉस्पिटल में मंगलवार को उत्सव मनाया गया। केक काटा गया, मिठाइयाँ बांटी गयी और बधाइयों का तांता लग गया। ये खास मौका था एक शिशु के जन्म का जिसके माता पिता दोनों दिव्यांग हैं। रोहतास के तिलोथू के दंपति की शादी को 16 साल हो गए थे। वे दोनों ही पूरी तरह से दिव्यांग हैं और व्हील चेयर पर चलते हैं। उन्हें बच्चे की चाहत थी, इसके लिए उन्होंने रोहतास के अलावा पटना, बनारस और न जाने कहां के डॉक्टरों से संपर्क किया, मगर उनकी मुराद पूरी न हो सकी। इस बीच दिव्यांग दंपति पटना के आस्था लोक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर नीलो ने उनकी समस्या को समझा और पहले तो उन्हें बच्चा गोद लेने की सलाह दी, पर जब वे नहीं माने तो उन्होंने उनका इलाज शुरू किया। उनके इलाज के बाद उनका बच्चा ठहर गया। 9 महीने डॉक्टर नीलू की निगरानी में रहने के दौरान उन्हें किसी खास समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और पूरे 9 महीनों बाद उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया।
दोस्तों, इस मामले में माता पिता दोनों में ही प्रजनन क्षमता को लेकर समस्याएं थी। इसके अलावा भी IVF से आमतौर पर जुड़वा बच्चे होते हैं, मगर उन्हें एक ही बच्चा रहा और वो भी पूरी तरह से स्वस्थ है। इसीलिए प्रसव काफी मायनों में सामान्य IVF से अलग रहा है। खुशी इस बात की है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। रोडवेज बस में फर्जी दिव्यांग यात्रा पास से सफर होगा कठिन। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। रोडवेज बसेस में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर सफर करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। जल्द ही कंडक्टर चलती बस में दिव्यांग कार्ड का UDID नंबर ऑनलाइन जांच कर सकेंगे। कंडक्टर अब सभी यात्रियों का कार्ड ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। इसके लिए कानपुर स्थित परिवहन निगम के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग चल रही है। आगरा परिक्षेत्र में प्रतिदिन 500 से भी अधिक दिव्यांगता कार्ड धारक मुफ्त में बस का सफर कर रहे हैं। क्षेत्रीय रोडवेज प्रबंधक BP अग्रवाल ने बताया कि ट्रेनिंग में कंडक्टरों को कार्ड के ऑनलाइन जांच के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। बस कंडक्टर दिव्यांग कार्ड का UDID नंबर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गूगल पर UDID नंबर डालते ही कार्ड का स्टेटस सामने आ जाएगा। स्टेटस में कार्ड असली होगा तो ब्लैक रंग से लिखा ब्यौरा आएगा, वहीं फर्जी होने पर लाल रंग का लिखा ब्यौरा सामने आएगा। इस तकनीक से दिव्यांगजनों के कार्ड की पहचान करा के सफर कराया जाएगा। दिव्यांगजनों के कार्ड की जांच करने पर मोबाइल नंबर भी नजर आ पाएगा। ऐसे में बस कंडक्टर मौके पर ही दिव्यांगजन के मोबाइल नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। ऐसे में दिव्यांगों के पास मौजूद मोबाइल पर घंटी बजती है तो कार्ड को लेकर दिव्यांग यात्रा कर सकते हैं। BP अग्रवाल का कहना है कि बसों में फर्जी कार्ड के जरिए दिव्यांगजनों के सफर करने की शिकायत बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर तकनीक की मदद से कार्ड की जांच कराने की व्यवस्था शुरू की गई है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि निचले अंगों की दिव्यांगता से प्रभावित वकील की आय पर पड़ सकता है असर। उबर से वैव और उबर असिस्ट सेवा बहाल करने की मांग में हो जाए शामिल। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में प्रमाण पत्र बनवाने गए दिव्यांगों का हंगामा धक्का मुक्की। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट। राजस्थान रॉयल्स और DCCI राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगता T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करेंगे। विकलांग आवास योजना के 89 लाभार्थियों को मिले आवास के कागज। चीनी विकलांग व्यक्ति महासंघ की 8वीं राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित। गुरुग्राम में विकलांग की ईंटों से कुचलकर की गई हत्या। घूमर की सफलता के बाद सयामी खेर विकलांगता कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र UN से जुड़ी। यूपी आवास विभाग कह रहा है विकलांग व्यक्तियों के साथ अपार्टमेंट की जानकारी साझा करना है अनिवार्य। डीलर से राशन की मांग करने पर विकलांग युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजे के दावों को आपराधिक मामलों की तरह साबित करने की जरूरत नहीं। विकलांग छात्रों को स्कूली कार्यक्रमों से रखा जाता है बाहर, अगले शिक्षा सुधारों से बदलाव की उम्मीद। फास्ट 5 में सुनेंगे मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर दे। DM ने कहा 629 दिव्यांग व आपदा प्रभावितों को उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिलेगा आवास। धोखे से दिव्यांग लड़का लड़की की कराई गई शादी। 16 साल से बच्चे की चाहत में भटक रहे दिव्यांग दंपति बने माँ बाप, हॉस्पिटल में मना जश्न। रोडवेज बस में फर्जी दिव्यांग यात्रा पास लेकर अब सफर होगा कठिन।